Hello. Okay, class. Good morning. Welcome back to One Ocean Academy. And today we will start a new chapter for GP rating classes. ओके तो हमने इसमें वर्क एनर्जी ये सब पढ़ लिया था फिजिक्स में, मोशन भी हमने देख लिया था, प्रेशर भी देख लिया था, डेंसिटी भी देख लिया था, पावर भी देख लिया था। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो चुका था। नाउ कम टू अ न्यू चैप्टर दैट इज साउंड। तो आज हम लोग साउंड पढ़ेंगे। सो आज पढ़ेंगे साउंड। ओके, सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes us hear, जो सुनने में हमें क्या करता है, मदद करता है। दैट इज नोन एज अ व्हाट? साउंड। ओके, नो साउंड ट्रेवल लाइक अ स्प्रिंग सो a sound travels like a spring। जैसे स्प्रिंग में होता है बेटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका साउंड बेसिकली क्या करता है, मूव करता है। इसी प्रकार से साउंड आपका बेसिकली क्या करता है, मूव करता है। तो एनीथिंग दैट ट्रेवल्स अलोंग अ स्प्रिंग और लाइक अ स्प्रिंग, ओके, बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज व्हाट? कौन सा वेव कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव। टाइप ऑफ वेव। अब वेव क्या है बेटा, वो देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज वेव? तो ये जमा हुआ पानी है। अब इसमें आप पत्थर मारते हैं तो आप देखते हैं कि इस टाइप के चीजें पानी में बनते रहता है। दैट इज नोन एज व्हाट? वेव। इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? वेव कहते हैं। रोड पे चल रहे हैं और देखिएगा रोड गर्म होके लेयर बाय लेयर ऊपर उठ के तपता हुआ दिखता है, उसे भी क्या कहेंगे बेटा हम लोग? वेव कहेंगे। उसे भी क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। तो साउंड है क्या? एक प्रकार का आपका वेव है। साउंड क्या है? एक प्रकार का आपका वेव है। क्लियर है इतनी बातें? नो, अब साउंड ट्रेवल करता है तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो कौन सा मीडियम कौन कौन हो सकता है बेटा इसके लिए? तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर मीडियम ऑफ साउंड। दूसरा पॉइंट को याद रखिएगा, साउंड नेवर ट्रेवल इन साउंड नेवर ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड कभी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट देखते हैं, कि साउंड किस टाइप का वेव है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं बेटा? longitudinal wave. What is known as longitudinal wave? The wave motion in which
particle travels back and forth, particle travels back and forth in the direction of the wave, in the direction of the wave is called longitudinal wave. उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली एक प्रकार से ऐसे देखिए, ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के कुछ पोर्शन नजदीक हो जाए और कुछ पोर्शन क्या हो, दूर हो, और फिर क्या हो, नजदीक हो, फिर क्या हो, दूर हो। तो इस तरीके से जब बेसिकली इसके पार्टिकल जब आएंगे तो चलते वक्त में एक बार पूरा जाम हो जाए और अगला बार पूरा दूर दूर पर रहे, फिर से जाम हो जाए पार्टिकल और फिर से दूर दूर पर रहे, तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते हुए मोशन करे, तो उसे हम लोग किस तरीके का वेव कह देंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देंगे। उसे किस तरीके का वेव कह देंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देंगे। ठीक है, अब जब साउंड के केस में देखते हैं तो ये जो स्प्रिंग को ही मैं माना ये स्प्रिंग की तरह ही साउंड ट्रेवल करता है, तो इसका अपना पोर्शन होता है। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में स्प्रिंग अपना क्या होगा? नॉर्मल पोजीशन में होगा। स्प्रिंग अपना नॉर्मल पोजीशन में होगा। फिर इसे क्या कर दिया गया? खींच दिया गया। तो ये क्या बना देता है बेटा? जब खींचा जाता है तो ये बना देता है जो सघन एरिया है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्रेस्ट। इसे क्या बना देता है? क्रेस्ट। ठीक है, और ये क्या रहता है? रिफ्रैक्ट रहता है। ये क्या रहता है बेटा आपका? रिफ्रैक्ट रहता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, तो इसे या तो आप कह सकते हैं कंप्रेशन और इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये आपका कहलाएगा कंप्रेशन, क्योंकि नजदीक आ रहा है पार्टिकल तो कंप्रेस हो रहा है, तो कहलाया कंप्रेशन। और जब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं तो ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है इतनी बातें? तो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। नो, लॉन्गिट्यूडनल वेव को दूसरे भाषा में अगर लिखेंगे हम, तो इट इज द combination of compression and rarefaction जोन। अब ये जो मैं इसका दूसरा पार्टिकल नेचर बता देता हूं, तो पार्टिकल हमारे ये हुए, ठीक है। अब दूर दूर वाले पार्टिकल ये हुए, फिर अगला पोर्शन में ये पार्टिकल नजदीक नजदीक हो जाएंगे। फिर अगला पोर्शन में ये दूर दूर हो जाएंगे। तो ये जो एरिया आपका हुआ नजदीक हुआ, तो दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? कंप्रेशन। ये जो दूर हुआ इसे हम लोग क्या कह देते हैं? रेयर फ्रैक्शन। और मोशन जो है साउंड वेव का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ही
आपका बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, इसीलिए एक इस टाइप का वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बातें? किस टाइप का वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वेव आपने देख लिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव देख लिया, ठीक है। तो साउंड वेव इज अ व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। तो देखो बेटा, वेव किस प्रकार से मूव करता है, तो ये साइन एक्स की ग्राफ की तरह मूव करता है, ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर गया, इस तरीके से ये क्या करता है? मूव करता है। दिस इज अ ओरिजिन ऑफ द वेव एंड ओरिजिन ऑफ द साउंड। ओरिजिन को हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन को क्या कहते हैं हम लोग? सोर्स कहते हैं। तो ये जो एरिया इसका कहलाया, ये एरिया आपका कहलाता है कंप्रेशन। ये एरिया आपका क्या कहलाता है? कंप्रेशन कहलाता है। तो ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन कहलाएगा। अब ये जो नीचे का एरिया है, ये क्या कहलाता है बेटा? रेयर फ्रैक्शन कहलाता है। ये एरिया में पार्टिकल क्या हो रहे होंगे? एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस एरिया में इसे क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर का डेंसिटी, हमेशा इस लाइन से ऊपर का डेंसिटी क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि कंप्रेशन है तो पार्टिकल क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड रहेंगे, जिसके कारण वो क्या रहते हैं? डेंस रहते हैं। और नीचे के एरिया में डेंसिटी क्या रहता है? लो रहता है। डेंसिटी क्या रहता है? लो रहता है, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जगह पर क्या होंगे? रहेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एन एयर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर अगेंस्ट डिस्टेंस ऑफ द सोर्स। तो इसको कैसे प्लॉट किया जाता है? तो दिस ग्राफ is plotted in accordance with density of air with respect to the distance from the source. क्लियर है? कहने का मतलब कि सोर्स से कौन सा पार्टिकल कितना दूरी पर है और उसका डेंसिटी कितना है, वो सब को मेजर किए तो हमें एक ग्राफ मिला जो इस प्रकार का ग्राफ है। और एक इसका ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला तो साउंड हमारा कैसा वेव है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसे ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज ग्राफ ऑफ साउंड। एक किसका ग्राफ है? आपका साउंड का ग्राफ है। तो जोन ऑफ कंप्रेशन एंड जोन ऑफ रेयर फ्रैक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो कंप्रेशन जोन, इन दिस जोन पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड टू वन अनदर। closely packed to one another। अब रेयर फ्रैक्शन में देखते हैं, इन दिस जोन particles are far away
फ्रॉम वन अनदर। वन अनदर, ठीक है। तो ये कैसा क्रिएट करता है, कंप्रेशन जोन जो है सो डेंसर मीडियम क्रिएट करता है, और रेयर फ्रैक्शन जोन जो है सो रेयर मीडियम क्रिएट करता है। इतना दूर में किसी को दिक्कत बेटा देख लीजिए। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को कोई दिक्कत? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जोन। ओके, तो अब दूसरे फिगर में देखेंगे कि अदर पार्ट ऑफ ग्राफ, अदर पार्ट ऑफ ग्राफ क्या है आपका, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये आपका साउंड वेव रहा, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या कहा कि मीडियम आपका क्या होगा, डेंसर होगा। तो डेंसर होगा तो इसका नाम हो जाता है क्रेस्ट। ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रफ बोलते हैं। नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो यहां पे ये जो फॉर्म किया, ये ट्रफ फॉर्म कर रहा है, ये जो फॉर्म कर रहा है ट्रफ फॉर्म कर रहा है, और ये ऊपर में क्या फॉर्म कर रहा है, आपका क्रेस्ट फॉर्म कर रहा है। क्लियर है इतनी बातें? अब दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और ये किससे डिनोट किया जाता है, आपका लेमडा से डिनोट किया जाता है। अब ये जो पार्टिकल जो मैक्सिमम हेट यहां पर जाके गेन किए होंगे, तो ये मैक्सिमम हेट के एरिया को क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहां से यहां तक के आपको एम्पलीट्यूड मिल गया, यहां से यहां तक का आपका एम्पलीट्यूड मिल गया, यहां से यहां तक आपका एम्पलीट्यूड मिल गया। कोई दिक्कत इसमें? तो इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो वेवलेंथ, अब वेवलेंथ एक और हो सकता है बेटा, इस वाले पोजीशन से लेके इस वाले पोजीशन तक के डिस्टेंस भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्लीट साइकिल और द लेंथ ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज नोन एज वेवलेंथ। कंप्लीट साइकिल का लेंथ को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वेवलेंथ कह देते हैं। क्लियर है? इतना में ये सिर्फ रिप्रेजेंट करना सीख लीजिए कि वेवलेंथ किसे कहेंगे, ठीक है ना, और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। तो नो write down a sound wave is completely defined by पहला एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, लिखा जाता है इसे ए से। दूसरा
वेवलेंथ ऑफ द वेव, इसे लिखा जाता है लेमडा से। तीसरा, टाइम पीरियड ऑफ द वेव टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन, तो इसे लिखा जाता है कैपिटल टी से। चौथा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो इसे लिखा जाता है स्मॉल एफ से और न्यू से। और किससे लिखते हैं? न्यू से लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? हम लोग न्यू कहते हैं। और पांचवा आपका क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ द साउंड। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड बचा है। ओके, तो वेवलेंथ के बारे में हम सबसे पहले देखे थे। तो वेवलेंथ क्या होता है? नाउ कम टुवर्ड्स द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस in which sound wave repeat itself is known as what? Wavelength। ठीक है, तो i.e. in sound wave combined length of compression and rare fraction is known as wavelength। तो that is in sound wave combined length of compression and rare fraction is called wavelength, that is lambda। क्या बोलते हैं इसे? लेमडा बोलते हैं, और लेमडा से ही डिनोट करते हैं। तो लेंथ है बेटा, तो लेंथ किस में होता है? मीटर में होता है। लेंथ किस में होता है? मीटर में होता है। तो देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। मीटर क्लियर है? तो वेवलेंथ को किस में लिखते हैं बेटा? मीटर में लिखते हैं। तो अगर मैं साउंड की बातें करूं तो कंप्रेशन प्लस रेयर फ्रैक्शन इक्वल टू लेमडा दिया, तो कंप्रेशन आधा होता है और रेयर फ्रैक्शन कितना होता है? आधा होता है। तो कंप्रेशन का वेवलेंथ कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2 पार्ट कौन चला? कंप्रेशन में चला। और साउंड वेव रेयर फ्रैक्शन में कितना चला? लेमडा बाय 2 पार्ट चला। तो आधा आधा दोनों पार्ट में चलते हैं। कोई दिक्कत इतना दूर में? नेक्स्ट देखते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from their original position is called an amplitude। मतलब पार्टिकल अगर ओरिजिनल पोजीशन में यहां था तो आपका मैक्सिमम हेट जितना अटेंड करेगा, तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे कुछ वेव चला
तो मैक्सिमम हेट आपका इस पोजीशन पे अटेंड किया, तो यही मैक्सिमम हेट आपका क्या कहलाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, डिनोटेड बाय ए। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, इसका भी आपका मीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड इज यूज्ड, हाउ हेवी इज वेव, तो किसके भरोसे पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई वेव कितना हेवी है, सुनामी आया तो कितना हेवी होगा, अर्थक्वेक आया तो कितना हेवी होगा, एक इस पे बेस्ड रहता है, उसके एम्पलीट्यूड पर बेस्ड रहता है। तो एम्पलीट्यूड टोल्ड अस अबाउट the size of wave. Amplitude told us about the size of wave. कौन सा वेव कितना बड़ा होगा तो कौन बताता है आपका बेटा, एम्पलीट्यूड बताता है। कोई दिक्कत इतना दूर में? नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका, वन कंप्लीट साइकिल में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ द वेव। ये जैसे देखो बेटा, ये आपका कुछ था, तो एक वेव यहां से यहां आने में कितना टाइम लिया, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड। तो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन, ए से बी जाने में कितना टाइम लिया, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड कह देते हैं। कोई दिक्कत इतना में, टाइम पीरियड में किसी को दिक्कत? तो और टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड है क्या टाइम है, तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। और डिनोट किससे किया जाता है बेटा, तो टी से डिनोट होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना साइकिल कोई वेव कंप्लीट कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, the number of complete cycle in 1 second is called frequency। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 टाइम पीरियड होता है। यही आपका फ्रीक्वेंसी का साइन है, इससे डिनोट कर लीजिए या एफ से कर लीजिए या न्यू वाला जो चीज बताया था। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, मतलब 1 बटा टाइम पीरियड होता है।
अब टाइम के लिए हमने सेकेंड रखा था, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। नो तो इसी सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का खोज हर्ज ने किया, तो इसी सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, और हर्ज कहते हैं, हर्ज डिनोटेड बाय एच जेड। तो फ्रीक्वेंसी को एच जेड में भी लिखा हुआ मिल सकता है या सेकेंड इनवर्स में भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत इसमें। नो स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव, जो स्पीड होता है ऑलरेडी वही सेम चीज होता है, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। स्पीड ऑफ साउंड देख लीजिए, तो स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली लेते हैं बेटा 342 360 मीटर पर सेकेंड तक के बीच के रेंज को स्पीड ऑफ साउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड में हम देखते हैं कि आपका स्पीड वेलोसिटी, तो दिस इज डिनोटेड बाय v। अब v बराबर क्या हुआ बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v बराबर हमने लिखा, डिस्टेंस जब साउंड ट्रेवल करेगा तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग, वेवलेंथ कह रहे हैं, तो लेमडा अपॉन टाइम के लिए क्या लिखे, t लिख दिए हैं। अब टाइम 1 अपॉन, यहां कुछ भी नहीं होगा तो लेमडा गुना 1 अपॉन टी है। 1 अपॉन टी आपका क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी, तो यहां मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ गुना फ्रीक्वेंसी हो जाता है। कोई दिक्कत इतना से, वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ गुना फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं बेटा, वेव इक्वेशन कह देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ गुना फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एक लास्ट टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो बेसिकली है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, तो पहला क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, या नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है, डेंसर है कि रेयरर है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम डेंसर रहेगा तो साउंड का स्पीड क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो साउंड ट्रेवल faster in denser medium, in denser medium। दूसरा देखिएगा, तो एक मिनट, दूसरा से पहले इसी को क्लियर कर देते हैं। तो मीडियम जितना डेंसर होगा उतना ज्यादा साउंड का स्पीड फास्टर होगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसमें होगा साउंड का स्पीड, सॉलिड में, उसके बाद किसमें होगा बेटा आपका लिक्विड में, उसके बाद किसमें होगा बेटा आपका
गैस में होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में साउंड का स्पीड होता है। ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, नोट कर लीजिएगा, एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड तीन 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ये याद रखिएगा बेटा, एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये लोग पूछते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाता है आपका 344 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा बेटा तो स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्मियों के दिन में आपको आवाज ज्यादा सुनाई देता है बकायदे ठंडे का रात या दिन में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब हाई रहेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या रहेगा आपका, हाई रहेगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर जो हवा में रहता है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स जो हवा में मॉइस्चर रहता है। तो क्या होता है, साउंड का स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी का। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगा। तो बरसात में आप देखते होंगे, बरसात में जीव जंतु बोलते हैं तो उसका आवाज पूरा गूंजता है। ऐसा क्यों? ह्यूमिडिटी के कारण उसका आवाज गूंजता है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी इन द एयर। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिएगा, मिसलेनियस थिंग्स को याद रखिएगा। तो साउंड ट्रेवल्स 5 times faster in water than air. Next, sound travel 50 times faster in iron than एयर। क्लियर है इतनी बातें? तो जैसे जैसे मीडियम बदलते जाता है, साउंड का स्पीड आपका क्या होते जाता है, बदलते जाता है। कोई दिक्कत? तो
तो आज के लिए इतना ही है, बाकी मैं देख लेता हूं कुछ और बचा हुआ है तो करा देता हूं। अब एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन, तो मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम किस में होगा, ग्लास में होता है। लिख लीजिएगा एक प्रकार से, ग्लास हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, हियरेबल फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं वो कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेंज है जो कि आपका हियरेबल है, ऑडिबल है। ठीक है, ऑडिबल। ठीक है, जो सुनाई दे सकता है, तो कितना से कितना के रेंज के बीच का फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देता है बेटा, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के रेंज का फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और आपका ये साउंड भी खत्म होने वाला है। 1-2 मिनट में देख लीजिए, कुछ पूछना है तो बता दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या चालू होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपका चालू होगा, फिर लाइट है, और फिर करीब करीब आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचा, ऑप्टिक्स बचा, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिक्स, 3 टॉपिक बचा है। 3 टॉपिक के बाद आपका ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। थैंक यू।